करेगी। हम जब रोजगार चिल्लाएंगे ना भैया साहब, जब हम रोजगार मांगेंगे तो भाजपा वाले कहेंगे राम मंदिर, हम जब नौकरी मांगेंगे कहेंगे राष्ट्रवाद, हम जब कहेंगे महिला सुरक्षा कहेंगे पाकिस्तान चीन आ जाएगा, हम कहेंगे शासन चुनाव ये कहेंगे दंगा और बवाल। ये भाजपा का नीति है। सरकार से सवाल बनता है ना कि योगी जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी वो स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य बताए, जो जिसको कुर्सी नहीं मिलता है, स्टूल पे बैठता है, बीच में एक तरफ बैठते हैं दिनेश शर्मा और दूसरी तरफ बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं जाति नहीं जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं तमाम छात्र हितों की आवाज़ उठाने वाले छात्र नेता। जानते हैं इनसे क्या है इनके मुद्दे और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो कि 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। कारण है सारी पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधने में लगी हुई हैं। ऐसे में छात्रों के किसी भी मुद्दे पर कोई भी दल उनकी आवाज़ नहीं बन रहा है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारी बाईं तरफ खड़े शिवशंकर गौड़ जी का, जो कि समाजवादी छात्र सभा के वर्तमान प्रदेश सचिव हैं, और इनके साथ खड़े प्रशांत कुमार जी का। हमारी दाहिनी तरफ हैं अंकित पांडे, टाइगर इनका उपनाम है, और उनके साथ गोरखपुर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष अंशुमान पाठक का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वर्तमान में जो छात्रों की स्थिति है 2022 के चुनाव में, सभी दलों ने कहीं ना कहीं उनको बिसरा दिया है। यहाँ कहें आपकी पार्टी के भी अखिलेश जी कहते हैं हम छोटे दलों के साथ जाएंगे, लेकिन छात्रों का उसमें कहीं जिक्र नहीं होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, दलों की बात अलग है जी। इस पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और सबसे ज़्यादा संघर्षशील और सबसे ज़्यादा छात्रों की बात कोई करने वाला नेता है तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी हैं। इलाहाबाद से लगाए, गोरखपुर से लगाए, बीएचयू से लगाए, लखनऊ से लगाए, तमाम पूरे प्रदेश में छात्रों की कोई आवाज़ कोई बात करता है, छात्र संघ से निकले नेताओं को कोई ज़मीनी स्तर से उठा के कोई पूछता है तो श्रद्धेय अखिलेश यादव जी पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, इंटर पास छात्रों को लैपटॉप देकर अखिलेश यादव जी ने उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया। छात्र संघ पदाधिकारी जीते हुए लोगों को, भाजपा ने एक भी नेताओं को टिकट नहीं देती है, लेकिन हमारे नेता ने विधानसभा के टिकट दे रखा है। टिकट दे रखा है वो ठीक है, लेकिन 2022 के चुनावों में जो मुद्दे अब तक आ रहे हैं, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना। छात्रों का समूह, छात्रों को कैसे बनाना, छात्रों को कैसे आगे लाना, छात्र राजनीति में संघर्ष करने वाला छात्र नेता उसको कैसे राजनीति के मुख्य धारा में लाना, अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारा विजन स्पष्ट है, सबसे ज़्यादा युवाओं को टिकट 2022 में, छात्र नेताओं को समावेश करेंगे, समाहित करेंगे। छात्र संघ चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली है सरकार, छात्र संघ चुनाव रोक रखी है और उसकी बी टीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र हितैषी नहीं छात्र विरोधी काम करती है, छात्रों को जातियों में बांटती है, छात्रों को वर्ग में बांटती है, सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कोई काम करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है वो करती है। तो हम छात्र संघ चुनाव के लिए सब कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कह रखा है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, ये स्पष्ट है, और उनकी भागीदारी भी सरकार में सुनिश्चित होगी, ये भी तय है। आपके साथी ने काफ़ी आरोप लगाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर, तमाम चर्चाएं हुई, रोजगार इनके भी वक्तव्य में नहीं आ पा रहा है। युवाओं के लिए जो रोजगार की समस्या है छात्रों के लिए, वो कहीं भी कोई आवाज़ उसकी नहीं उठा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, युवाओं के लिए और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी लगातार बोलते रहे हैं। आपने देखा होगा 2017 का विधानसभा का चुनाव, जब यही भाजपा वाले शमशान कब्रिस्तान पे वोट ले रहे थे, तभी हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप पे वोट मांगा था। तभी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने 100 रुपये पे वोट मांगा था, पेंशन पे वोट मांगा था, छात्रों को स्कॉलरशिप पे वोट मांगा था, नौकरियों पे वोट मांगा था। और 2022 का जो चुनाव होने वाला है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव सदैव हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम लोग ये जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हितों के मुद्दों को नहीं भटकने देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो। सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए अगर किसी ने काम करने का काम किया है तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने किया है, जिन्होंने लैपटॉप बांटा, जिन्होंने नौकरियाँ दी, और जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, तमाम वो काम किया जो जनहित में। आज मेडिकल कॉलेज में जो 500 बेड का
हॉस्पिटल बना हुआ है वो भी हमारे अखिलेश यादव जी का देन है। आज जो सदर के सामने महिला अस्पताल में 100 बेड का इतना शानदार हॉस्पिटल बना के दे दिया वो भी हमारे अखिलेश यादव जी का देन है। हमारे अखिलेश यादव जी एक दूरदर्शी सोच रखते हैं, एक विजन है उनके पास। जो लैपटॉप दिया, हमारे मोदी जी कहते रहे कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया बनेगा कैसे? जब सबके पास लैपटॉप हो, सबके पास डिजिटल उपकरण हो, तभी तो डिजिटल बनेगा। वो लैपटॉप पहुँचाया, आज गाँव गरीब मोहल्ले में लैपटॉप, झोपड़ी में लैपटॉप पहुँचा दिया। वो हमारे अखिलेश यादव हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का विजन है। ऐसा विजन है हमारे नेता का। इनके नेता का एक विजन है डिजिटल इंडिया के लिए, उन्होंने उपकरण पहुंचाए थे, ऐसा कह रहे हैं। ये आपकी पार्टी के भी मुद्दों में से हम देखते हैं, चाहे वो आजमगढ़ पे आपकी पार्टी दलित महासम्मेलन कर देती है, या फिर कि प्रियंका जी धरने पर बैठ जाती हैं, मौन व्रत पे बैठ जाती हैं, लेकिन कहीं भी रोजगार किसी के वक्तव्य में शामिल क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे पहले तो कहूँगा अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएं। जी अभी हमारी नेत्री का दौरा था लखनऊ में। जी। सबसे पहला उनका जो मुद्दा था, उन्होंने छात्रों से संवाद किया, युवाओं से संवाद किया, किसानों से संवाद किया। हमारे पार्टी या हमारी नेता का सबसे बड़ा जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, ये मुद्दा लेके हमारी संगठन हमेशा राजनीति करती है और उस पर काम करने का काम करती है। तो ये कहना आपके लिए अतिशय गलत होगा कि हमारी पार्टी कभी भी युवाओं की बात नहीं करती है, रोज़गार की बात नहीं करती है। बता दूं, जहाँ तक मौन व्रत का बात है, आदरणीय हमारी नेत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने यह संदेश देने का काम किया है कि यदि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ चढ़ के प्रदेश के युवाओं को साथ लेकर के उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी, ये बात सही है, लेकिन व्यापक आंदोलन कोई नहीं दिखता है। जैसे कि वो मौन व्रत पे बैठ गई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि संवाद कर रहे हैं, हालांकि उस संवाद का क्या परिणाम निकलने वाला है, उसका कितना राजनीतिक लाभ आप ले रहे हैं, इससे जनता को क्या लाभ होने वाला है, युवाओं को क्या लाभ होने वाला है रोजगार को लेकर के? मुद्दा राजनीतिक लाभ का नहीं है, मुद्दा वर्तमान के प्रवेश में हमें रोजगार की ज़रूरत है जी। अगर हमारे घर में जो भोजन की व्यवस्था है, पहली बात तो हमारे जो वर्तमान की सत्ता पार्टियां हैं वो कुछ सरकारी रहने नहीं दे रही हैं, रोज़गार के साधन खुद ब खुद समाप्त कर रही हैं। तो हमारा सबसे बड़ा विज़न ये है कि हम उन संस्थाओं को बचाएं, रोज़गार के नए अवसर तलाशें, पैदा करें। रोज़गार, हमारा मुद्दा ये है, पहले रोज़गार पैदा करें फिर रोज़गार का वितरण करें। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, रोज़गार पैदा करना। रोजगार पैदा करना इनका मुद्दा है, आपकी पार्टी का मुद्दा है। अंशुमान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सवाल वही उठता है, सभी पार्टियां इस समय कहीं ना कहीं जात धर्म पे केंद्रित हो चुकी हैं। क्या उत्तर प्रदेश की किस्मत में यही लिखा है कि यहाँ चुनाव जब भी लड़े जाएंगे जातीय समीकरणों पर लड़े जाएंगे? देखिए, आपने ये सवाल जिससे किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। आप ये जानते हैं, कांग्रेस इस देश की इकलौती सेकुलर पार्टी है। अब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ ये सुनिए आप। आपने अभी वहाँ पे इनसे एक प्रश्न किया था, मैं उस पर मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन आपने इनसे प्रश्न किया था इसलिए मैंने कुछ उसमें टीका टिप्पणी नहीं की अपनी। जी। आपने कहा कि आजमगढ़ में दलित महापंचायत करती है कांग्रेस पार्टी, या फिर कहीं पे कुछ भी कर देती है। देखिए, वहाँ का मुद्दा भी ज़रूरी था, लेकिन जब ये कहते हैं कि वहाँ पर किया, तो आपको याद होना चाहिए कि इलाहाबाद में महाछात्र पंचायत भी अभी हुई है पिछले दिनों, और वो भी NSUI के ही नेतृत्व में हुई है। वहाँ पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और NSUI के राष्ट्रीय नेता सभी वहाँ पर मौजूद थे, और NSUI ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो जितने प्रतियोगी परीक्षार्थी वहाँ पर थे, उसमें से बहुत सारे, आपको ज्ञात होगा कि बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर ली वहाँ पर, और आए दिन ऐसी घटनाएँ आती जाती हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, 2-3 दिन हुआ, एक और हमारे बीच के साथी ने आत्महत्या कर ली। तो इन सभी मुद्दों पर अगर कोई इलाहाबाद, बनारस या फिर गोरखपुर या कहीं पर भी आप देखेंगे तो NSUI ने अपना प्रतिरोध, अपना विरोध किया है। साथ ही साथ आप कहते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा कितना हावी होगा जातिगत मुद्दों पर। जातिगत मुद्दे वही पार्टियां उठा रही हैं जिनको पता है कि उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो चाहे वो भाजपा हो, भाजपा क्या कर रही है कि वो राम मंदिर या फिर भगवान या फिर ये वो हिंदू मुस्लिम करके बांटने का काम करती है। बसपा ने अभी आपकी जानकारी में होगा, वो ब्राह्मण महासम्मेलन करने का नाम शुरू करते हैं, तो अब वो ब्राह्मणों को, वोटर को खींचने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी, आप स्वयं ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक क्या है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या किसी एक वोट बैंक को लेकर चलने वाली पार्टी है? अगर आप ये बता दें कि कौन सा ऐसा वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी का है, तो मैं अभी अपनी जितनी बातें मैं वापस लेने को तैयार हूँ। नहीं, चलिए, ये बताना मेरा काम नहीं है, ये बताना जनता का काम है कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या है। हम जानना चाहेंगे कांग्रेस के मुद्दे क्या रहने चाहिए इस बार, मुद्दा क्या हो इस बार के चुनावों में?
देखिए, मुद्दा जन जन को पता है, ये जनता से जुड़ी हुई, ये आने वाले चुनाव जनता से जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि यहाँ पे मुद्दे क्या होने वाले हैं। गोरखपुर हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी एक ज़िला हो, आप पिछली बार चुनाव 2017 में जो लड़े गए थे, जिन मुद्दों पर लड़े गए थे, उनमें से एक भी मुद्दा अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2017 के चुनाव के जो भी मुद्दे थे, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर भाजपा सरकार कहीं भी खरी नहीं उतरी है। पूरी तरह से यह सरकार एकदम खोखली साबित हुई है, सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। और मुख्य विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने, मैं अपने आप को मुख्य विपक्ष कहता हूँ, हमारे साथी हमारे मौजूद हैं, मुझे पता था ये टोकेंगे इस बात पर। मुख्य विपक्ष मैं कहता हूँ, क्योंकि मुख्य विपक्ष वही होता है जो आवाज़ उठाता है। विपक्ष वो नहीं होता है जो एसी में बैठकर ट्वीट करता है। मुख्य विपक्ष आवाज़ उठाता है, मुख्य विपक्ष सड़कों पर आता है, आंदोलन करता है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्ष है प्रदेश में और उसने अपनी विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह से निभाया है और हर जगह अपने आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई है। और इसीलिए अभी इवेंट चल रहा है क्या? इवेंट ही आप मान लीजिए, दिन का इवेंट है। अगर इसको इवेंट आप मानते तो इवेंट ही मान लीजिए। जनता अगर मुद्दों को लेकर के हमारे पास आती है तो इसका मतलब है कि जनता के लिए विपक्ष हम हैं और जनता के लिए अगर हम विपक्ष है तो हम उसको मुद्दे को उठाएंगे। चलिए, आपके साथी दावा कर रहे हैं अंशुमान जी कि मुख्य विपक्ष कांग्रेस पार्टी बनी हुई है यहाँ पर, कहाँ पर समाजवादी पार्टी पीछे कहाँ रह गई? देखिए, अंशुमान जी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जी। अंशुमान साथी छात्र नेता हैं, लेकिन अंशुमान जी को जानकारी नहीं है। वो पता करें कि जितनी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है, सड़कों से लगाए सदन तक, वो लड़ाई कोई नहीं लड़ता, कोई भी नहीं लड़ता। कांग्रेस पार्टी की इन्होंने बात की तो कांग्रेस पर मैं सवाल खड़ा नहीं करना चाहूँगा, अभी के समय में नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा तो ये नहीं जानते हैं कि आजम खान साहब ने सदन में क्या बोला, क्या कहा, आजम खान साहब को क्या झेलना पड़ा। खान साहब जहाँ झेल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया उनके बचाव में। स्टेटमेंट अंशुमान, हम आते हैं आपके पास। अंशुमान आते हैं आप पता कर लो, आप पता कर लो। ये कहेंगे कोई स्टेटमेंट, हम लोगों ने लगातार धरना दिया, ये नहीं जान पाएंगे। आप एक बात समझिए जी, ये झूठ में उस लड़ाई में पड़े हैं कि प्रमुख विपक्ष है कौन। जनता पूरी तरीके से, जनता पूरी व्यवस्थाओं के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मन बना चुकी है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट है, क्यों है मैं ये भी बता देता हूँ। गुंडाई चरम पे, अपराध चरम पे, तानाशाही और हिटलरशाही चरम पे, छात्रों का शोषण चरम पे, नौजवानों को नौकरी के नाम पे लाठियां और मुकदमे देना चरम पे। ठीक है, आप सोचिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमता है, 69,000 भर्ती वाले जब छात्र मांग करते हैं तो उनको लाठियां मिलती हैं। ये बात उस पर नहीं करना चाहते। ये बात करें ना कि ये सरकार पिछड़ों के अधिकार को खा गई। कांग्रेस ने कितना सवाल उठाया, ये पूछे। दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, कितना सवाल उठाया गया। पिछड़ों की नौकरी चली गई, पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कहता है केंद्र की सरकार से शिकायत करता है। एक इनपुट ले लीजिए, ये करता है जी जी जी, ये कहता है। एक बात ले लीजिए, अंशुमान, कितना सवाल उठाया गया जी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे 5 ही विधायक हैं जी, 5 विधायक हैं। आप अगर पता करेंगे विधानसभा पटल पर सबसे ज़्यादा सवाल कौन पूछता है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का नाम आप पाएंगे। आज ही के स्टेटमेंट में अजय कुमार लल्लू जी ने बताया है कि पिछड़ों की नौकरी के लिए जो खा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी संघर्ष बहुत धन्यवाद। दलितों की जहाँ तक बात की गई, जो कठुआ कांड था, सबसे पहले वहाँ कोई जाने का काम किया है दलितों के लिए, दलित की बेटी के लिए, तो आदरणीय प्रियंका जी और राहुल जी गए थे कठुआ कांड के लिए। रही बात रोजगार की, तो प्रियंका जी के दौरे में छात्र जाके प्रियंका जी से मिलते हैं। मुख्य विपक्ष की बात, जहाँ तक अभी हमारी साथी ने कहा कि लगातार अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर ये विषय समझ नहीं पाए, ये भ्रमित हो गए। आप लोग सुनो, ये भ्रमित हो गए, ये समझ नहीं पाए। विषय पे बिल्कुल है हम। आपके नेता माननीय विधायक भी हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष आपके विधायक भी हैं, तो सवाल पूछे। लेकिन मैं जब पूछ रहा हूँ, इन्होंने जो सवाल किया ट्वीट वाली, जब इन्होंने बात की अंशुमान पाठक जी ने, तो मैं इस बात पे कहता हूँ कि केंद्र में इनकी सरकार विपक्ष में प्रमुख भूमिका है, कई प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। ठीक है, जो पिछड़ों की सीटें खाई गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पिछड़ों की अधिकार खा लिए गए, दलितों का अधिकार जो खा लिया गया, तो केंद्र सरकार के
आधार पे इन्होंने जो केंद्र में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते इन्होंने किया क्या? सवाल ये नहीं बनता, इनसे सवाल हम पूछें, सवाल इनका है नहीं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पिछड़ों का आरक्षण योगी जी ने क्यों खा गए, बताए कि तो पिछड़ा नहीं। आप बात समझिए, आप एक बात समझिए, बहुत गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूँ। पिछड़ों की बात पिछड़ा आयोग कहता है, कुर्मी, लोहार, सैतवाल, शर्मा, कहार, ये सब कहाँ गए? और छात्र, जो बात है छात्रों की, छात्रवृत्ति योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया। रे आपको बताऊं, बहुत आप पता कीजिएगा, प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिक महाविद्यालय, बीएड और ये क्या कहते हैं एक और है आरटीआई, आईटीआई, इन सबों की छात्रवृत्ति खा ली गई। 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आते हैं, छात्रवृत्ति क्यों नहीं है? सवाल इस पे बनता है ना, ये सवाल इनसे करेंगे, सरकार से सवाल बनता है ना कि योगी जी बताएं। और भारतीय जनता पार्टी, वो स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य बताए, जो जिसको कुर्सी नहीं मिलता है, स्टूल पे बैठता है बीच में, एक तरफ बैठते हैं दिनेश शर्मा और दूसरी तरफ बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। मैं जाति नहीं जाऊंगा, तीनों लोगों की जाति अलग है, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं भारतीय संस्कृति को मानता हूँ, सारे धर्म मेरे लिए पूजनीय, सारे जात मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन वो स्टूल मंत्री क्यों नहीं बोलता जिसको कुर्सी नहीं मिलता? पिछड़ों के नाम पे वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों के वोट से सरकार बनाने वाली, मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाए मौर्य जी। और बात करेंगे पिछड़ों को छात्रवृत्ति नहीं दिला पाए, यही मौर्य की हत्या हो गई, केशव मौर्य के जुबान से निकला नहीं आवाज़। और छात्रों की बात होनी चाहिए, हम कैंपस में खड़े हैं जी, आपको बताऊं छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप छोड़ दीजिए रोजगार की बात, जो दलित बच्चा है, जो पिछड़ा बच्चा है, जो अगड़ा बच्चा है, जिसका आय प्रमाण पत्र लगता है ना जी, आय प्रमाण पत्र EWS के आधार पे बनने वाला आय प्रमाण पत्र के आधार पे उसको स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल रहा है? मेडिकल की पढ़ाई जानते कैसे होता है? मदन मोहन मालवीय में पढ़ाई जानते कैसे होता है? 60,000, 70,000, 80,000 फीस लगता है। अगर जिसको फेलोशिप और स्कॉलरशिप नहीं मिले, उसकी पढ़ाई एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में हो नहीं पाएगी। मैं जानता हूँ उस पीड़ा को, ये सरकार नहीं जानती है। ये विद्यार्थी परिषद के वो लोग जो जाति पे करके वोट लेते हैं कैंपसों में, जो पैसा इकट्ठा करके, झंडे के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने कार्यालय में सोफा लगाते हैं, वो विद्यार्थी परिषद के लोग जो भाजपा के बी टीम और बच्चे हैं। मोदी जी आ जाएंगे हाथी लाने तो मोदी मोदी चिल्लाएंगे, अरे छात्र कब चिल्लाएंगे ये लोग? लेकिन छात्र समझ चुका है, छात्र इतना दिन हो गया, इतने साल हो गए, सरकार जा रही 6 महीना चुनाव करा दे है अगर बूता। मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद के जितने लोग हैं, ये सरकार के चुनौती देता हूँ, अगर है तो सरकार जाते हैं चुनाव करा दे। शिक्षक संघ का ऐलान अगस्त में, छात्र संघ भी करा दे। नहीं कराएंगे क्यों? जानते हैं हमारे पास चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री, सभी संकायों का होता है अध्यक्ष, कला संकाय, वाणिज्य संकाय। विद्यार्थी परिषद के लोग या विद्यार्थी परिषद के बच्चा लोग, ये मैं कह दूँ, वो लोग संकाय अध्यक्ष नहीं जीत पाएंगे, स्पष्ट है। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अपना बचाव करने के लिए सत्ता पक्ष के जो भी लोग हैं या विद्यार्थी परिषद के, दोनों लोगों ने समय दिया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पाए, शामिल नहीं हुए इस चर्चा में। सवाल से भाग जाएंगे, वो सवाल जवाब नहीं देंगे, इसीलिए नहीं आए। चलिए एक कंक्लूसिव ये स्टेटमेंट लेना चाहेंगे हम, कंक्लूसिव स्टेटमेंट आपसे चाहेंगे कि आखिर मुद्दा क्या होना चाहिए आपका, ये चुनाव जो 2022 के आ रहे हैं उसमें? मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, मुद्दा अमीरी गरीबी को ख़त्म करने का होना चाहिए, मुद्दा सबको न्याय का होना चाहिए, मुद्दा सबको रोज़गार का होना चाहिए। यही तो मुद्दे होने चाहिए। स्वास्थ्य का आप देखें किस तरह से कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, स्वास्थ्य में जो भी स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल के जो भी नई व्यवस्था की सरकार ने, उसके कारण लोग मरे। आज भी रोज़गार के लिए लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और ऊपर से योगी जी क्या कहते हैं, उनके कुर्की करा लेंगे, उनका घर कुरुक करा लेंगे। वो योगी आदित्यनाथ जो खुद यहाँ दंगे की राजनीति करके आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है, आज किसी को रोजगार मांगने पे ये धमकी देते हैं। वो भी उत्तर प्रदेश से राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे धमकी देते हैं, रोजगार को दे नहीं पाएंगे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे, 5 साल वो चला गया, 2 साल ये जा रहा है। ये अपना वादा तो पूरा कर लें, अपना वादा हम, लेकिन ये हम जान लें, हम इस मुद्दे पे अडिग रहेंगे। ये कि लोग धर्म पे, जाति पे भटकाने की कोशिश करें, लेकिन हम सबको शिक्षा, सबको काम, सबको मिले आत्मसम्मान, इसी मुद्दे पे हम लोग 2022 का चुनाव लेके शहर में और विधानसभाओं में जाने वाले हैं। चलिए शिवशंकर जी, कंक्लूसिव स्टेटमेंट। बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बताऊं, बहुत स्पष्ट है जी। छात्रों की छात्रवृत्ति जी, युवाओं का रोजगार जी, महिलाओं का सुरक्षा, ठीक है ना जी, सबको जीवन यापन, इससे बढ़ के कोई नहीं। महिलाओं को स्वास्थ्य, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगाई हो जाए कम, इससे बढ़ के कोई मुद्दा नहीं। लेकिन भाजपा ये नहीं करेगी। हम जब रोजगार चिल्लाएंगे ना भैया साहब, जब हम रोजगार मांगेंगे तो भाजपा वाले कहेंगे राम मंदिर, हम जब नौकरी मांगेंगे कहेंगे राष्ट्रवाद, हम जब कहेंगे महिला सुरक्षा कहेंगे पाकिस्तान, चीन।
आ जाएगा। हम कहेंगे शासन चुनाव, ये कहेंगे दंगा और बवाल। ये भाजपा का नीति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है नागपुर में, आप कहीं अवसर देखिएगा, जाइएगा। उस संघ के कार्यालय में माइंडली लोग बैठते हैं, दिमाग लगाते हैं, ढेला फेंकते हैं, अगड़ों पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यक पे ढेला फेंकते हैं मुद्दों का। जब आप रोजगार भूखे रहेंगे ना, तो आप कहेंगे सरकार अच्छा काम नहीं करे, ओहो सरकार नहीं कम करे, अच्छा करो, इससे दंगा करा दो। नौजवान नौकरी मांग रहा है, 69 शिक्षक भर्ती निकले, पिछड़ों का आरक्षण खा गया ये लोग, तो सब क्या करेंगे, लाठी मरवा देंगे, जो नेता बनेगा पैर हाथ तोड़वा देंगे सब। तो ये मुद्दा बदल देते। 4-5 पॉइंट है, रोजगार, शिक्षा, महिला सुरक्षा। थानों में रेप हुए हैं उत्तर प्रदेश में, रेप हुए हैं जी। तो ये सवाल कहाँ जाएगा? छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दे पाती है सरकार, निरंकुश सरकार है। मुद्दों पे चुनाव करे, आवे, विकास के नाम पे बताए। आज तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन नहीं पाया, आज तक नहीं बन पाया। चलिए, और एक सबसे अंतिम सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था, पटल पे उन्होंने कहा था कि जून में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। कौन से जून सर बताएं? वही वाला नारा याद आ गया, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उसका तारीख पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये गड्ढे भरने वाली तारीख कौन बताएगा? चलिए, गड्ढे भरने की तारीख इन्होंने कही है। अंकित पांडे से हम जानना चाहेंगे कि मुद्दे आपके हिसाब से क्या होने चाहिए 2022 के चुनाव में? मुद्दा सीधा सा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा। अपने शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर कहाँ से पैदा किए जाए। सबसे पहली बात, इस वर्तमान सरकार ने जो रोजगार पे कुठाराघात किया है, जिससे रोजगार के साधन तक समाप्त हो गए। आने वाली सरकारों को यह चुनौती होगी कि वो रोजगार पैदा कहाँ से करे। विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए इनकी सरकार ने सिर्फ विद्वेष फैलाने का काम किया है। अब चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो या घरेलू स्तर पे हो, इन्होंने हर जगह सिर्फ विद्वेष फैलाने का काम किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे। चलिए, अंशुमान पाठक, कंक्लूसिव स्टेटमेंट चाहेंगे हम आपसे, मुद्दे क्या हों 22 के चुनाव में? देखिए, मैंने पहले भी बताया, मुद्दे जो 2017 के चुनाव में थे वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में इस तरह से मुद्दे जो हैं वो ख़त्म जल्दी होते नहीं हैं। जो उत्तर प्रदेश में जो ये स्थितियां बनती जा रही हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ चुनावों से, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। मैं जब से राजनीति को देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, मैंने 7 का चुनाव देखा अपने होशो हवास में। 2002 के जो चुनाव थे उसमें मैं बहुत छोटा था। 2007 का चुनाव हुआ, 2012 का चुनाव हुआ, ये चुनाव होने वाला है 2021 में जो चुनाव होने वाला है, ये 22 में। तो इस तरह के चुनाव में बार बार वही मुद्दे, बार बार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की बात करना, बार बार उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने की बात करना, आखिर ये बार बार क्यों ये चीज़ें उतर के आ रही हैं? क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सरकारें आ रही हैं उनको अपने से मतलब है, उनको जनता से कोई मतलब रह नहीं गया है। और जब तक ये चीज़ जनता नहीं समझेगी कि आखिर उनका विकास करेगा कौन, उनको विकास करने वाली पार्टी की ज़रूरत है, विनाश करने वाली पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में विनाश करने वाली पार्टी की सत्ता है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द जनता इस चीज़ को समझे और उन्हें उखाड़ फेंके। बस यही मैं चाहता हूँ और यही हम लोग का मुद्दा भी रहने वाला है, बस यही। चलिए, मुद्दे यहाँ पर सभी ने बताए। कुल मिलाकर एक चीज़ कॉमन रही कि युवाओं के रोज़गार पर ध्यान दिया जाए। बाकी बहुत दुख हुआ कि सत्ता पक्ष के लोगों ने समय देने के बावजूद इस चर्चा में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। आगे हम अपने दर्शकों को बता दें कि आगे से जब भी परिचर्चा रखी जाएगी, सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल रहेंगे ताकि विपक्ष के हमलावर सवालों का जवाब दे सके। जी, आप कोई डिबेट रखिए ना, तो उसमें फ़ोटो लगा दीजिए, ये लोग इस पार्टी के आएंगे, पहले वो अपने चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। देखिए, ये लोग सवाल से भाग रहे हैं, नहीं, ये सवाल से भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जिम्मेदार साथियों को आना चाहिए, वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और जनता हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये फरेबियों की पार्टी है, फरेबी इनके नेता हैं, ठीक है ना। जुमलेबाजों की पार्टी, जुमलेबाज इनके नेता, और ये भी जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप साबित कीजिए, वो चेहरा जनता देखे। आपके जो दर्शक हैं, ठीक है ना, हम लोग आ जाते हैं, वो लोग नहीं आते, तो वो जाने कि ये लोग नहीं आए हैं, ये नेता हैं, ठीक है। गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी है, तय है जिम्मेदारी। अगर आपने समय दिया तो आना चाहिए। चलिए, ठीक है, आगे से हम इस सुझाव पर पालन करेंगे। और हम अपने दर्शकों से भी चाहते हैं कि यदि कोई सुझाव हो हमारे चैनल के प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए, तो वो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी हम आप तक लेकर के आते रहेंगे ऐसी ही परिचर्चाओं को, ऐसे ही युवाओं को जो कि जोश और हिम्मत के साथ अपनी बात रखने के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।